संसद की बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर हुआ विचार विमर्श। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन के संयुक्त सत्र को करेंगी संबोधित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यापारियों के साथ की बजट पूर्व परामर्श बैठक। कहा, सभी के परामर्शों और सुझावों के अनुरूप ही होगा बजट। आप नेता अरविंद केजरीवाल के यमुना के पानी में जहर मिलाने वाले बयान को लेकर सोनीपत कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर 17 फरवरी को पेश होने को कहा। चुनाव आयोग ने भी लगाई फटकार। और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर। भाजपा की हरप्रीत कौर बाबला बनी महापौर। वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर का पद कांग्रेस और आप के गठबंधन को मिला। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 36 पार्टियों के 52 नेता शामिल हुए। इस दौरान संसद को सुचारू रूप से चलाने और विभिन्न मुद्दों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, रामगोपाल यादव, मनोज झा, जयराम रमेश, संजय झा, चंद्रशेखर आजाद, अर्जुन राम मेघवाल, एल मुरुगन समेत अनेक सांसद और नेता मौजूद रहे। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्षी नेताओं से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाने की कोशिश की। दरअसल कल संसद सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को खत्म होगा, जबकि सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साल का पहला संसद सत्र सार्थक होने की उम्मीद जताते हुए कहा कि हमने शुरुआत में सभी पार्टियों से अपील की है कि यह बजट सत्र है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के बाद होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश होंगे और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ये बजट सत्र है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है। इसका शुरुआत देश का महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश होंगे 31 जनवरी को। फिर 1 फरवरी को 2025 का बजट पेश किया जाएगा और बजट के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा होगा, फिर बजट पर चर्चा होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज आगामी बजट सत्र से पहले पानीपत में कपड़ा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बजट से पहले परामर्श बैठक की। इस मौके पर उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि कपड़ा उद्योग जगत के साथ जो विचार विमर्श हुआ है और सुझाव लिए गए हैं, उन्हें आगामी बजट में ज्यादा से ज्यादा शामिल करने पर पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा, ताकि उद्योग जगत प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का पूर्ण रूप से लाभ उठा सके और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा किए जा सके। उन्होंने उद्यमी अपने सुझाव सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर या लिखित रूप से भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा टेक्सटाइल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीति बनाई गई है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। से संबंधित हमारी यहाँ इंडस्ट्री है और हमने सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने पदाधिकारी, हमारे प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे सब लोगों से हमने सुझाव आमंत्रित किए हैं कि हम बजट के अंदर उसको समाहित कर सके, जिसका लाभ हमारे पानीपत इंडस्ट्री को तो मिले, परंतु इससे पूरे प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिले। अलग अलग क्षेत्र में, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे हमारा स्टार्टअप है, चाहे इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे हमारी ड्रोन दीदी है, हमारी बहनें हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें थी, हमारी आंगनबाड़ी की, ऐसी महिलाओं से भी हमने सुझाव आमंत्रित किए हैं, ताकि इस बजट के अंदर हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए
उनके सुझावों को समाहित किया जा सके। हमने पोर्टल के ऊपर भी अलग से लोगों के सुझाव आमंत्रित किए हैं। लगभग 9,000 के करीब में लोगों के सुझाव हमारे पास आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आप नेता अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा से यमुना के पानी में जहर के बयान पर कहा कि केजरीवाल ने यमुना के पानी को जहरीला बताकर हरियाणा को कलंकित किया है, जबकि हरियाणा दिल्ली के लोगों को अपना भाई मानते हैं। केजरीवाल से दिल्ली की जनता तंग है। वे लोगों से बचने के लिए अनर्गल आरोप प्रत्यारोप दूसरे प्रदेशों पर लगा रहे हैं। अरे वही केजरीवाल था जिसने पहले ही चुनाव के अंदर ये कहा था कि यमुना को साफ करूंगा। अगले चुनाव में कहा कि मुझे एक और समय दे, मैं फिर साफ करूंगा। जब दूसरा भी समय दिया, तीसरे समय के अंदर अब उसके पास कहने के लिए तो बचा नहीं कि मुझे और समय दो। अब आरोप हरियाणा के ऊपर लगा दिया। अरे जिस माटी के अंदर उसने जन्म लिया उसको ही कलंकित करने का काम केजरीवाल ने किया है। लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा स्वच्छ और शुद्ध जल वो दिल्ली को दे रहा है। दिल्ली के हमारे लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, परंतु अपनी स्वार्थ राजनीति स्वार्थ सिद्धि के लिए अनर्गल प्रचार करते हुए कोई भी मुंह में आए वो आरोप लगा दे, ये आरोप असहनीय है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना के पानी में जहर मिलाने के दावे के खिलाफ हरियाणा सरकार कोर्ट पहुंच गई है। सोनीपत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर 17 फरवरी को पेश होने को कहा है। हरियाणा सरकार ने उस बयान के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उन पर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें उन्होंने बिना सबूत के दावा किया था कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने पहचान की है कि पानी में जहर मिलाया गया है। साथ ही चुनाव आयोग ने भी केजरीवाल को उनके बयान के लिए फटकार लगाई है। यमुना में बढ़े अमोनिया को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल दिल्ली से सटे पल्ला और दहसिरा गांव में यमुना नदी से पानी पिया और आचमन भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने विवादित बयान दिया है। आज मैंने स्वयं यमुना से पानी पिया है। जल संसाधन प्राधिकरण ने यहां से नमूने लिए और पानी में कोई जहरीले पदार्थ नहीं है। केजरीवाल ने 10 साल पहले दिल्ली के लोगों से जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। लोगों में भय पैदा करने का बयान, लोगों को डराने वाला बयान, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए जो केजरीवाल ने दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। यमुना माता के चरणों में यहाँ पर आया हूँ, आप देख भी रहे हैं। मैंने यहाँ पर पानी का, माँ यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। अपने उन कामों से वो बचना चाह रहा है जो वादे उसने दिल्ली की जनता के साथ 10 वर्ष पहले किए थे। वहीं पल्ला गांव के स्थानीय निवासियों ने बताया कि यमुना नदी का पानी साफ है, इस पानी में कोई जहर नहीं है और वे इसी पानी से फसलों में सिंचाई भी करते हैं। नहीं चल रहा अभी तक तो, और नहाने वाले आ रहे हैं, सब ठीक है, सब बढ़िया काम हो रहा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, साफ शुद्ध पानी है। चंडीगढ़ में आज हुए मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की हरप्रीत कौर बाबला चुनाव जीत गई हैं। 3 पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के बाद भाजपा की हरप्रीत कौर बाबला चंडीगढ़ की नई मेयर बन गई हैं। बाबला को 19 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट मिले। सभी 33 पार्षदों और एक सांसद ने अपने मत का इस्तेमाल किया। वहीं वरिष्ठ उप महापौर के पद पर भी कांग्रेस और आप गठबंधन के प्रत्याशी जसबीर बंटी चुने गए, जबकि उप महापौर के पद पर कांग्रेस पार्टी की तरुणा मेहता ने जीत हासिल की। उन्हें 19 वोट मिले, जबकि भाजपा के लखबीर सिंह बिल्लू को 17 वोट मिले। मेयर पद पर चुने जाने के बाद हरप्रीत कौर बाबला ने खुशी जताते हुए उनके पक्ष में मतदान करने वाले सभी पार्षदों का धन्यवाद किया।
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਆਦਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਜੀ ਦਾ, ਮਲੋਤਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਹਾਪੌਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਹੀ ਠਗਬੰਧਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਪਿਛੜ ਗਿਆ, क्यों फाइनेंसेस की इतनी शॉर्टेज हो गई और चंडीगढ़ अपना नगर निगम अपने खुद का रेवेन्यू क्यों नहीं रेज कर पाया, उन चीज़ों से डिस्कशन होएगी। और सब तो पहला जिदा मैं पिछली बारी कह रही हूँ हुण भी आई रिपीट कर दिया कि असी सब तो पहला फंड्स लियाने की कोशिश करांगे। और साडे प्रधान जी ने हुणे अनाउंस किया है कि 93 करोड़ रुपया नगर निगम नूं अज अलॉट भी हो गया है, तो इस चीज़ की बहुत खुशी है सानूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक अभूतपूर्व जीत हासिल करी है। मुझे लगता है कि जो शहर की बदहाली पिछले एक साल में आम आदमी पार्टी ने करी, जैसे अपनी जेबें भरने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट के काम को रोक दिया, जिस तरीके से कर्मचारियों की तनख्वाहों को रोक दिया, जैसे वो अपना घर भरते थे, एक नौकरी को बेचने का काम जो इन लोगों ने शुरू किया हुआ था उस पर रोक लगी है। शहर ने इकट्ठे मिलके भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना है। मैं शहर वासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और ये दोनों की जो मिली भगत थी, दोनों पार्टियों की एक दूसरे को पटकनी देने के लिए ये कार्य सारा आपके सामने विजिबल हुआ है। एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा गई है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा नेता हरप्रीत कौर बाबला को चंडीगढ़ का नया मेयर बनने पर बधाई देते हुए कहा कि हरप्रीत जी के नेतृत्व में चंडीगढ़ के सभी विकास कार्य सुचारू रूप से संपन्न होंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। झूठ और फरेब पर आधारित आप की राजनीति के समापन का श्री गणेश हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली की देवतुल्य जनता यमुना में आपदा की तिलांजलि देगी और 10 वर्षों के अंधकार युग का समापन होगा। आगे बढ़ते हैं, नाबार्ड ने प्रदेश में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत साल 2025-26 के लिए 3.14 लाख करोड़ रुपए के ऋण संभाव्यता का आकलन किया, जो पिछले की तुलना में 37% ज्यादा है। प्रदेश के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने आज चंडीगढ़ में नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा की कृषि, MSME, निर्यात, शिक्षा, नवीनीकरणीय ऊर्जा आदि के तहत ऋण संभाव्यता का आकलन करने के लिए नाबार्ड के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह किसान कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। प्रदेश सरकार राज्य में फसल विविधीकरण, जलवायु अनुकूल कृषि, झींगा पालन, सब्जी क्लस्टरों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। उन्होंने बैंकों, सरकारी विभागों, नाबार्ड, SLBC, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सभी हितधारकों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास करने का आग्रह किया। इन्होंने बताए हुए हैं कहाँ पे काम करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और अभी हमारा बजट का काम चल रहा है, तो काफ़ी हेल्प रहेगी आज के सेमिनार से जो भी परिणाम इनके आएंगे। वहीं नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक निवेदिता तिवारी ने बताया कि नाबार्ड सभी हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श कर हरियाणा के प्रत्येक जिले के लिए ऋण संभाव्यता युक्त योजना तैयार करता है। उन्होंने हरियाणा के कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के सामने आने वाली कठिन चुनौतियों का समाधान करने और किसानों और ग्रामीणों को लाभान्वित करने वाले स्थायी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में परिवहन विभाग को आधुनिक बनाने के लिए जल्दी एक ट्रैकिंग ऐप बनाया जाएगा। इस ऐप को बनाने के लिए काम किया जा रहा है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कल चंडीगढ़ में कहा कि परिवहन विभाग के ऐप में कौन सी बस कब आती है, कब जाती है, इस प्रकार की सभी जानकारियां यात्रियों को ऐप के माध्यम से मुहैया करवाई जाएंगी। इस ऐप से विभाग के साथ साथ यात्रियों को भी फायदा होगा, क्योंकि जब यात्री को पता होगा कि रोड बस आ रही है तो वह वैकल्पिक परिवहन से जाने की कोशिश नहीं करेगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि इसके साथ साथ कई और मुख्य कदम भी परिवहन विभाग द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत बस अड्डों या स्टॉप पर खाने पीने का अच्छा सामान मिले। इस संबंध में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यदि पायलट परियोजना सफल होती है तो इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा, अन्यथा रेलवे की तर्ज पर कॉर्पोरेशन बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट की तरह राज्य के प्रत्येक बस अड्डे पर डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें बसों के आने जाने की पूरी जानकारी होगी। मैंने एक ट्रैकिंग ऐप बनाने के आदेश दिए हैं, जिस पर काम चल रहा है कि कौन सी बस कहाँ पर कितना टाइम रुकती है, कब आती है, कब आ जाती है।
वो सारा उसमें रिकॉर्डेड होगा। अभी हमने 5 जो बस स्टैंड है वहाँ पर जो टूरिज्म विभाग है वो वहाँ पर सर्व करे, टूरिज्म विभाग, उसका हमने अभी सरकार के पास बना के प्रपोजल भेजी है एज ए पायलट प्रोजेक्ट। लोगों को अच्छे बाथरूम, अच्छे रेस्ट हाउस लोगों को मिलने चाहिए। उसके लिए हम ना केवल अपने बस स्टैंडों पर ही, रास्ते में भी अगर कहीं दूर है, किसी भी स्टेट और नेशनल हाईवे पर जहाँ जहाँ पर हमें जगह मिलेगी हम ऐसा स्थान बनाएंगे जैसा एयरलाइंस पे एयरपोर्ट पर होता है कि कौन सी फ्लाइट आ रही है, कौन सी जा रही है, वैसा ही हर बस अड्डे पर डिस्प्ले बोर्ड होगा। अनिल विज ने यह भी कहा कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग में बहुत ही बड़ा काम होने जा रहा है, जिसके तहत यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट को स्थापित करने के लिए BHEL को कार्य आरंभ करने हेतु पत्र जारी कर दिया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के हाथों से दिल्ली की सत्ता जा रही, इसलिए वे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। उन्होंने यह बयान केवल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर नहीं अपितु समस्त हरियाणा के लोगों के खिलाफ दिया है, जबकि वे स्वयं भी हरियाणा से ही हैं। वे जींद में गांव हैबतपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा यमुना के पानी में अमोनिया मापने के बयान पर कहा कि वह नाप लें, दिल्ली में ही यमुना में कितना गंद डाला जा रहा है। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि अगस्त माह से जींद मेडिकल कॉलेज में OPD की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसका निर्माण कार्य निश्चित अवधि में संपन्न करवाया जाएगा। देखिए, यमुना का पानी का जो विषय है वो केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने बड़ा गलत बयान दिया। मैं ये कहूँगा कि केजरीवाल जी यहीं कहीं हरियाणा ही उनकी मातृभूमि है और वो अपनी माँ के खिलाफ ही बोलने का काम कर रहे थे। ऐसे कपूतों के बारे में तो लोगों को सोचना चाहिए। जो अपनी माँ का नहीं हुआ किसका होगा? माँ पे ही आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति। तो मेरे कहने का भाव तो यह है कि उसके दिमाग में बुखार चढ़ गया, क्योंकि वो बुखार भी एक ऐसा बुखार है कि वो शीश महल में जिसमें वो रहता है उसका मोह त्याग नहीं पा रहे। और अगर अब कंपनी टाइम रखने के बाद भी अगर लेट करती है उस पर फाइन वगैरह लगाया जाएगा। ये सभी DC साहब को इस विषय पे सारी बातचीत हो गई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जींद वासियों को जल्दी ही ये सौगात कंप्लीट करके हम देने का काम करेंगे। हमारा प्रयास यही है कि अगस्त से पहले जून जुलाई में OPD प्रारंभ कर दे। और आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग लगभग तय हो चुकी है। 19 मंजिला बिल्डिंग जो बच्चों के लिए हॉस्टल, महिलाओं गर्ल्स के लिए और लड़कों के लिए ये हॉस्टल भी तैयार हो गया, डॉक्टर्स के लिए भी तैयार हो गया। राष्ट्र आज महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस मौके पर आज सुबह नई दिल्ली में गांधी समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद थे। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव। हर साल 30 जनवरी को राष्ट्र महात्मा गांधी की जीवनी और विरासत को स्वतंत्रता संग्राम के मार्गदर्शक के रूप में याद करता है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इधर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सरस्वती नदी पर आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत हुई। इसमें मुख्यमंत्री के OSD भारत भूषण भारती मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि सरस्वती का अर्थ बड़ा व्यापक है और इस संगोष्ठी से हमारी नई पीढ़ी को सरस्वती के महत्व के बारे में पता चलेगा। सरस्वती एक नदी नहीं अपितु ज्ञान की देवी भी मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख है कि धर्मनगरी और इसके आसपास सरस्वती नदी के किनारे ही ऋषि मुनियों ने धार्मिक ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों की रचना की। सरस्वती जो है देवी रूप में भी है और सरस्वती जो है एक जो है शिक्षा की देवी के रूप में भी है।
तो इन तीनों चारों आयाम को मिलाकर जो है सरस्वती वंदना हम करते हैं। और उसके शब्दों को अगर हम सुने, पढ़े, जाने तो हमें पता चलता है कि जब हम ये बात कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा, तो जो आयाम है, ये जो हम आज यहाँ पर एक प्रकार से वर्कशॉप जो 3 दिन की हम लगा रहे हैं, इसका मकसद यही है कि आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाला जो भारत का भविष्य है, उनको भी पता चल सके। इस मौके पर सरस्वती हेरिटेज बोर्ड उपाध्यक्ष धूमन सिंह ने बताया कि 29 जनवरी से शुरू हुआ सरस्वती महोत्सव 4 फरवरी तक चलेगा। कल मुख्यमंत्री के कर कमलों से आदि बद्री में इस महोत्सव की शुरुआत हुई। इस संगोष्ठी के आयोजन का उद्देश्य यही है कि सरस्वती से संबंधित शोध को जनता तक पहुंचाया जा सके। हमारा जो कल्चर है वो हम लोगों के सामने लेकर आना चाहते हैं। जो सरस्वती के ऊपर काम हो रहा है हम वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। और ये जो मेला हमारा पेवा में है और आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल हम सरस्वती के ऊपर कर रहे हैं, जिसमें जीएसआई के लोग हैं, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, सीडब्ल्यूसी है, यानी कि देश की बड़ी बड़ी एजेंसी, इसरो हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियों के जो अधिकारी हैं, आज इस पे हम मंथन करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बहुत सारा जिन लोगों ने पेपर पब्लिश किए हैं या जिन लोगों ने बहुत ज्यादा शोध इसके ऊपर किया है, वो भी कार्य हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। जींद के नरवाना में 2 फरवरी को जैन समाज द्वारा दीक्षा कार्यक्रम और मुनि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जो पूरे भारतवर्ष में 1 साल में एक बार ही आयोजित किया जाता है। इससे पूर्व आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी पतराम नगर के जैन स्थानक में पहुंचे। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस दुनिया में समाज और मानव जाति को अहिंसा परमो धर्म का मार्ग पर चलने के लिए जैन मुनि प्रेरित करते हैं। हमें जीवन में सात्विक जीवन जीने की यदि प्रेरणा मिलती है तो जैन समाज के तपस्वियों को देखकर मिलती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नरवाना जैसी धरा पर 2 दीक्षा कार्यक्रम और मुनि सम्मेलन एक साथ आयोजित होने जा रहा है। एक ऐसी दिशा देने वाला समाज जिनका अहिंसा परमो धर्म और सात्विक जीवन की प्रेरणा यदि मिलती है तो जैन मुनियों को देखकर मिलती है, इन तपस्वियों को देखकर मिलती है कि पूरा जीवन जिस प्रकार से पूरे देश और समाज की तपस्या के लिए, मानव जाति की तपस्या के लिए जीवन अर्पण करते हैं। और हमारा सौभाग्य की बात है कि नरवाना जैसी धरा पर 2 फरवरी 2025 को दीक्षा और मुनि सम्मेलन एक साथ यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ा भव्य आयोजन यहाँ पर होगा पुरानी अनाज मंडी नरवाना के अंदर। और मैं अपनी ओर से और प्रशासन की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की टीम की ओर से संत समाज को ये विश्वास दिलाता हूँ कि 2 तारीख के भव्य आयोजन के अंदर हमारी पूरी भागीदारी रहेगी, प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की टीम, हमारी पूरी टीम इसमें तन्मयता से काम करेगी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत आने वाले महीनों में अपना मूलभूत मॉडल तैयार करेगा। उन्होंने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत का मूलभूत मॉडल विश्व के श्रेष्ठ मॉडल की बराबरी वाला होगा। भारत का अपना AI मॉडल विकसित करने संबंधी प्रस्तावों की एक रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने एक AI सुरक्षा संस्थान स्थापित किए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने इंडिया AI मिशन की प्रगति का उल्लेख किया, जो पहले ही अपने प्रारंभिक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट GPU लक्ष्यों से कहीं आगे निकल चुकी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 18,693 GPU के साथ एक सामान्य गणना सुविधा का भी शुभारंभ किया गया है। आने वाले दिन में यह सुविधा स्टार्टअप्स, अनुसंधानकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि भारत के पास 15,000 हाई एंड GPU उपलब्ध हैं। DPC की प्राइवेसी से संबंधित चिंताओं को लेकर उन्होंने बताया कि इससे संबंधित जानकारी भारतीय सर्वर पर बहुत जल्द मौजूद होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि आधुनिक तकनीक सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। 2,000 GPUs, right? We have now 15,000 high-end GPUs. The ChatGPT version 4 was trained on about 25,000 GPUs. So this gives us a huge compute facility, very robust compute facility, something which will really give the boost to our ecosystem, to our startups, to our researchers, to our academia, for creating AI applications, models,
distillation processes, training processes, and creating new algorithms. हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के कार्यान्वयन के साथ ही शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध करवाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर परिवार के सिर पर छत के सपने को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद अगले 5 सालों में देश भर में शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय सहायता देना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विजन के अनुरूप हरियाणा ने PMAY-U2 का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने कल चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर जोशी ने फंड वितरण में खामियों को दूर करने की जरूरत पर बल देते हुए वित्तीय अनियमितता को रोकने के लिए अधिकारियों को OTP आधारित सत्यापन प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने लाभार्थियों की वास्तविकता का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत नमूना सर्वेक्षण करने पर भी बल दिया कि ऋण वितरण में बैंक उन्हें कुशलतापूर्वक सहायता कर रहे हैं। योजना की कार्यान्वयन प्रक्रिया में सख्त निगरानी और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना का लाभ बिना किसी लीकेज के गरीबों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से योजना के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 15,256 आवेदकों को पक्के मकान बनाने के लिए एक मरला प्लॉट आवंटित किए गए हैं। इन सभी लाभार्थियों को बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन वर्टिकल के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी। PM आवास योजना शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है। खबर महाकुंभ से, जहां मौनी अमावस्या पर हुई दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रात पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। मौनी अमावस्या पर करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। अब से मेला क्षेत्र को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन बनाया गया है। किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मेला क्षेत्र में सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू की गई है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों की एंट्री पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही 4 फरवरी तक 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक है। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ IAS अधिकारी भेजे गए हैं। ये वरिष्ठ अधिकारी 12 फरवरी तक प्रयागराज में रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। वहीं बनारस, अयोध्या, चित्रकूट, मिर्जापुर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही राज्य प्रशासन ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। महाकुंभ को स्वच्छ बनाने के मकसद से जगह जगह प्लास्टिक बोतल्स को इकट्ठा करने के लिए विशेष कुंभों की आकृति के स्टोरेज कंटेनर बनाए गए हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्लास्टिक की बोतल को त्रिवेणी में या इधर उधर ना फेंका जाए। इसके साथ ही गंगा घाट के किनारे बने विशेष सेल्फी पॉइंट्स पर्यटन के साथ साथ लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करने का भी केंद्र बनते जा रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी है। इससे पहले समिति ने बुधवार को इस विधेयक का मसौदा रिपोर्ट स्वीकार किया। जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों के संशोधन को स्वीकार कर लिया है। वक्फ संशोधन विधेयक का मकसद अवैध वक्फ संपत्तियों पर दावा करने में महत्वपूर्ण सुधार करना है। इनमें अभिलेखों का डिजिटलीकरण, अभिलेखों की ऑडिट, पारदर्शिता और कानूनी तंत्र स्थापित करना शामिल है। इस विधेयक का मकसद देश के वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियम में सुधार लाना है। संशोधित बिल ड्राफ्ट रिपोर्ट के पक्ष में 16 और विपक्ष में 11 वोट पड़े। जेपीसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की। बोहरार आगा खानी समुदाय को इस कानून के दायरे में बाहर रखने का सुझाव दिया। सेंट्रल स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। द्विपक्षीय सदस्यों ने इस रिपोर्ट पर असहमति जताई है और इसे सरकार का मनमाना रवैया बताया। समिति ने वक्फ संपत्तियों के किराएदारों के हितों की रक्षा के लिए भी कुछ उपाय सुझाए हैं। 655 पेज की जो पिछले 5 महीने में दिल्ली में 38 बैठकों के बाद लगभग 111 घंटे हम बैठे, 7 घंटे 8 घंटे हर मीटिंग में, और 250 स्टेक होल्डर्स और डेलीगेशंस के साथ मिले, देश के राज्यों के बोर्ड के साथ मिले,
हम तमाम राज्यों के गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ, हाई कोर्ट के लायर, सुप्रीम कोर्ट के लायर, फॉर्मर जजेज, वाइस चांसलर के साथ मिले। एक बहुत एग्जॉस्टिव डिटेल डिलिब्रेशंस के साथ जो रिपोर्ट तैयार हुई है, मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट के बाद जो बिल आएगा वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फ़ायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फ़ायदा मिलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।